हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है एमसीए एस्पिरेंट्स के लिए। एक दिन बाद ही, जी हाँ गाइस, एक दिन बाद ही पीयू का एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम है 2022 के लिए। तो मैं आज आपको बहुत ही ऐसी बेनिफिट चीज़ें बताऊंगा जो आपको अपने एग्जाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो एक दिन रह गया है, 30 जुलाई को आपका पीयू का एंट्रेंस एग्जाम है एमसीए के लिए। तो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है, और मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स देने वाला हूं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये टिप्स देने वाला हूं। तो आप देखिए कि स्कीम ऑफ टेस्ट क्या है। 40 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होंगे। जरूरी नहीं है कि डिवीजन हो 5-5 का, इट डिपेंड्स ऑन कि जो क्वेश्चन सेटर है उसने कैसे डाला है। तो 10-10 में जो क्वेश्चंस आएंगे 5-5 जरूरी नहीं है, 5-5 हो भी सकते हैं, 6-4 भी हो सकते हैं। रेशियो इसकी डिपेंड नहीं है, बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। और आपको टोटल 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, 1.5 घंटा मिलेगा आपको अपने गोल के लिए, एमसीए एंट्रेंस के लिए सिर्फ 90 मिनट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 75 क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ABCD ऐसे ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको एक OMR शीट दी जाएगी जहां पे आपको आंसर सर्कल्स करने होंगे। तो अब चलते हैं आगे। तो ये आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी वीडियो का कि डूज क्या है, आपको क्या करना चाहिए एग्जाम टाइम से पहले या एग्जाम टाइम में। तो आपको हमेशा अपने माइंड को कूल रखना है कि हाँ, जितनी मैंने तैयारी करी है वो सफिशिएंट है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जितनी तैयारी करी है अच्छे से करी है, 1-2 साल से मैं जितना भी मैंने प्रिपेयर करा है उसके लिए मैं सक्षम हूँ। आपको ये नहीं देखना कि दूसरे बंदे ने क्या तैयारी करी है, आपको अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अच्छे से जितनी तैयारी करी है वो अच्छी तैयारी करी है। आपको इन एक दिन में आपको सिर्फ फॉर्मुलेस को रिवाइज करना है, उसी कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। आपको पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठ जाना कि इसमें क्या है, मैं एक-एक पन्ना आप उठा के देख रहे हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। आपको सिर्फ क्रक्स, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, क्या फॉर्मुलेज है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है इस एक दिन में, क्योंकि एक दिन बहुत होता है सारे चैप्टर्स के सिर्फ फॉर्मुलाज और सभी चैप्टर से सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो एक पॉकेट डायरी बना लीजिए, एक दिन रात का टाइम ले लीजिए, रात को बैठ के पॉकेट डायरी बना लीजिए जिसमें आपको सारे फॉर्मुलेस, हर चैप्टर के कंसेप्ट्स लिखने हैं, ताकि वो आपको एग्जाम टाइम में, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट रहेगी, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करेगा कि ये फॉर्मुला था, ये फॉर्मुला था। अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास जो भी रिसोर्सेज है वहां से एक दिन पहले ही आप सारे फॉर्मुलेस और कंसेप्ट को पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके पास आता है फर्स्ट स्कैन एंड देन अटेम्प्ट। आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट नहीं करना, आपको हर एक को पहले स्कैन करना है कि क्वेश्चंस क्या-क्या आए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन तो ऐसे स्कैनिंग में नहीं निकल सकते, लेकिन 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमने बहुत बार प्रैक्टिस किए होते हैं, आपको सिर्फ उसको टिक करना है। मेनली स्कैनिंग होती है कंप्यूटर्स और इंग्लिश के लिए। कंप्यूटर्स में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको स्कैनिंग में वो क्वेश्चंस निकल गए तो ऑल राइट, अगर नहीं निकले तो इट मींस आपको सोचना पड़ेगा, जितना मर्जी टाइम लगा लो, उस पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट गो में ही अगर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको लास्ट में देखेंगे, सबसे एंड में। ऐसे इंग्लिश में भी करेंगे क्योंकि उसमें एंटोनिम सिनोनिम होते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में आपको स्ट्राइक कर गया कि ये मुझे आता है तो आप वो कर लोगे, अदरवाइज जितनी मर्जी देर लगा लो, एंड में वो क्वेश्चन नहीं होगा। स्कैनिंग इज मेनली फॉर द कंप्यूटर एंड द इंग्लिश। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड में तो ऐसा होता है क्योंकि फिगर्स वाले क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, तो उसके लिए इट टेक्स टाइम। एप्टीट्यूड में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि सेम क्वेश्चन आने का बहुत ही कम चांसेस होते हैं, कंसेप्ट वही आता है। तो आपको स्कैनिंग में सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं कि 1 गो में आ रहे हैं, आपको वो करने हैं। कंप्यूटर मेनली स्कैनिंग में जाएगा, क्योंकि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको छोड़ के बाकी जो सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं, आपको 10 मिनट लगा के वो सारे सॉल्व कर देने हैं। उसके बाद 1% चांस एंट्रेंस अगर क्लियर ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास और भी मौके हैं, आप दोबारा से तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो वेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, वो आपको आगे भी काम आएगा। कोई भी इंटरव्यू देंगे, वहां पे सबसे पहले ही एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो अपना टेस्ट लेते हैं। तो ये बिल्कुल अपने दिल से निकाल दीजिए कि अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में इतनी सारी पोस्ट निकलती है, क्लर्क्स की होगी, पीओ की होगी, क्लैट के एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी दे सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है अगर आपका क्लियर नहीं होता, 1% चांस होंगी। वैसे आप लोग आई नो अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं। आपको पेंसिल यूज करना है फॉर रफ वर्क के लिए। आपको सिर्फ एक ही शीट मिलती है, दोनों साइड में 2 पे एक शीट होगी जिसके दोनों साइड पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में हमें एक शीट मिली थी और हमने जो हमारे क्वेश्चन पेपर था उसके लास्ट में एक पेज था जहां पे हमने रफ वर्क किया था। तो आपको यू शुड यूज पेंसिल इन फॉर योर रफ वर्क। आपको रफ शीट को ऐसे डिवाइड कर लेना है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड में ही आपको शीट की, रफ शीट की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर इंग्लिश में नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर में सिर्फ आपको कन्वर्जेंस के लिए ही यूज करना पड़ेगा। तो आपको अपनी शीट को इस तरह से डिवाइड करना है ताकि आप मैथ्स के भी कर सको और रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी कर सको, क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड में सिर्फ एक
शीट पूरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में मिसिंग फिगर्स होंगे, वो एक एक लाइन में हो जाएंगे। मेनली आपको मैथ्स के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि आप वर्टिकली लाइंस बना लीजिए, आपको चेक बॉक्सेस बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं चेक बॉक्सेस बनाए, वो एकदम गलत बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जब आप क्वेश्चन करते हो आपको नहीं पता कि वो पूरे चेक बॉक्स में आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए आपको सिर्फ वर्टिकल लाइंस बनानी है, ताकि अगर आपका जहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया वहां पे आप उस हिसाब से लाइन लगा दीजिए। तो चेक बॉक्सेस बिल्कुल ना बनाए, वर्टिकल लाइंस बनाए। तो अब आगे चलते हैं। तो अब आ गया डोंट, जो आपको नहीं करना ड्यूरिंग एग्जाम टाइम या बिफोर द एग्जाम टाइम। तो सबसे पहले आपको किसी भी नए चैप्टर को खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी न्यू चैप्टर, कोई भी न्यू टॉपिक बिल्कुल भी ओपन नहीं करना। रिवाइज करो अपना पुराने वाला। कोई भी एग्जाम को मिस नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल भी एग्जाम को मिस नहीं करना है, क्योंकि लोग बिल्कुल डर जाते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करो लाइफ में, एक बार तो आप किसी चीज का सामना करो। तो एग्जाम बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपको इनसिक्योर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सामने वाले की क्या प्रिपरेशन है, मेरी वाली क्या है, मेरी उससे कम है या उसकी मेरे से ज्यादा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपने 1 साल से या 6 महीने जितनी भी तैयारी करी है वो सफिशिएंट है। आपने हार्ड वर्क किया है, उसका आपको फ्रूटफुल मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होना। आपको एग्जाम के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करना कि मेरे ये टॉपिक हो गए हैं, तेरा कितना हुआ, मेरा कितना नहीं हुआ। ऐसे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना आपको। और आपको किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को विजिट करने की जरूरत नहीं है इस एक दिन में। मैं तो कहूंगा लेफ्ट कर दो। आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब उसको आप लेफ्ट कर दो, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ टेंशन ही मिलेगी कि बच्चे अपने वहां पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वहां पे 25,000 30,000, वो सारे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। उनको देख के फिर से आपको इनसिक्योरिटी होगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल भी विजिट ना करें। मैं कहता हूँ आप उसको लीव ही कर दो। अगर नहीं करना तो आप अपने पास रखो, बट उसको बिल्कुल भी नहीं देखना आपने इस एक दिनों में। और जिनको क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम टाइम में, गेस मत करना, बिल्कुल भी मत करना। वो आपको आपके मार्क्स को नीचे ले आएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं सीसीसी सारे में आंसर्स होगा, बीबी भी आंसर होगा। तो ऐसी इस तरह की कोई भी स्कीम ना अपनाएं। नेगेटिव मार्किंग होगी, वहां पे आपका एकदम ही रिजल्ट डाउन आ जाएगा। और एग्जाम टाइम में जिन बच्चों को टेंशन होती है ना, वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। भाई अपने पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करो, इधर उधर बाद में देख लेना। तो अब चलते हैं आगे। हाँ, ये आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड, स्मॉल एंड वेरी यूजफुल टिप्स। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो मे बी आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी। मैंने वहां पे देखा कि बहुत सारे बच्चे ना इतने सारे पेन्स लेके आते हैं, लॉट्स ऑफ पेन्स। तो बिल्कुल लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपका कभी एक पेन गिर रहा है, कभी दूसरा पेन गिर रहा है, उसको उठाते में आपका टाइम निकल जाता है। 2-2 सेकंड बहुत कीमती है। तो एक ब्लू पेन, एक ब्लैक बॉल पेन, दोनों बॉल पेन होंगे, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रक्शन में आपको गिवन होता है कि आपको ब्लैक से करना है या ब्लू से करना है। इसलिए एक एक पेन रख लें। और शार्प पेंसिल रख लें। शार्प पेंसिल मैं तो कहूंगा दोनों एजेस से रख ले, क्योंकि आपको रफ वर्क में इसको शार्प करने के लिए टाइम वेस्ट ना हो। अपनी वाटर बोतल अपने साथ रखिए। कार्डबोर्ड बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, रोल नंबर में नहीं लिखा होता, हमारे टाइम पे भी नहीं था। कार्डबोर्ड वो लोग अलाउड नहीं करते, इसलिए वेट उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपकी एसेंशियल्स के लिए, पर्सनल एसेंशियल्स से कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। वो वहां पे कहेंगे बेंच पे अपना सामान रख दो, तो आपको अपने सामान का खुद जिम्मेवार होगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो तो मोबाइल वॉलेट आप उन सबको दे सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। जो लोग दूर से आ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स भी साथ नहीं आ रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा, आपको वहीं पे रखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, वो अपना मोबाइल उनको दे दे, अपना वॉलेट ये सब उनको दे दे। और आपको आते टाइम अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ में रखना है। आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। आधार कार्ड मैं कहूंगा मस्ट है, लेके आना। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो आपका रोल नंबर है उसकी फोटो स्टेट भी रख लेना। कई बार किसी का गुम हो जाता है, किसी का फट जाता है, बारिश हो जाती है, तो 2 अपने रोल नंबर की कॉपी जरूर अपने साथ रखना। और उसके बाद आपको जो OMR शीट मिलती है ना, उसमें कई बच्चे गलती से लिख देते हैं कुछ भी, मतलब जैसे आपका आंसर सी है, आपको लगा सी है, आपने सी मार्क कर दिया। थोड़ी देर बाद आपको लगा कि उसका आंसर डी है, तो बच्चे क्या करेंगे, व्हाइटनर लगाएंगे या इरेजर को थोड़ा सा वेट करके उसके ऊपर इरेज करने की ट्राई करेंगे, जिससे शीट हो जाती है गंदी। तो ये सारी स्कीम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी। सोच समझ के ही आंसर लगाना। व्हाइटनर लगाने के बाद आप जो करते हैं ना, उस पे मार्क वो बिल्कुल काउंट नहीं होता, इसलिए सोच समझ के ही लगाना। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से चेक करना है कि वो कौन कितने पेजेस पे है, क्योंकि बच्चे लास्ट पेजेस को तो देखना ही भूल जाते हैं और उसके सारे क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। तो स्कैनिंग टाइम आपने देख लेना है कितने पेजेस हैं और कितने नहीं है। 6 आवर की स्लीप आपको लेनी जरूरी है एग्जाम टाइम से पहले। उससे पहले जितना आपने पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, लेकिन 6 आवर की स्लीप इज नेसेसरी, वरना आपको वहां पे नींद आने वाली है बहुत अच्छे वाली। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये आपकी डीमोटिवेशन के लिए, ये आपको सच बताना जरूरी है। लास्ट ईयर एग्जाम में 800 to 900 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे ऑल ओवर इंडिया। एमसीए के लिए एमसीए एस्पिरेंट्स थे 800 to 900, और मुझे ऐसा लगता है इस बार 30 to 40% बच्चे और रेज होने वाले हैं, क्योंकि 2 ईयर एमसीए हो गई है। जो बच्चे एमएससी आईटी के लिए या अदर जो फील्ड है उसमें अप्लाई करते थे, वो भी अब एमसीए में आएंगे, क्योंकि अभी 2 ईयर हो गई है। इस सच को अपनाइए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो हाँ, अब आ गया एनालिसिस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने पीयू के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में देखे हैं कि आए हैं, वहां से मैंने ये सारे एनालाइज करे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे 2021 के मैथ्स के आपको बहुत सारे टॉपिक्स
गिवन है। यहाँ पे 2020 में तो हुआ ही नहीं था क्योंकि मेरिट बेसिस पे था। यहाँ पे हमारे 2019 के आगे, 2018 के आगे, तो आप यहाँ से सारे टॉपिक्स इजीली देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लॉगरिथम्स हो गया, कई बार आया है, कई बार नहीं आया है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बार आया है, तो यहाँ से एनालाइज करके निकाल सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आया है और कौन सा नहीं आया है। मैंने यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर्स के यहाँ पे क्वेश्चंस एनालाइज करके लिख दिए हैं कि कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से नहीं आए हैं, तो आप यहाँ से अच्छी तरह देख सकते हैं। 2013 हो गया, 2012 हो गया, 2011 हो गया, 2010 भी हो गया। इससे पुराने मैंने नहीं लिखे क्योंकि पैटर्न चेंज हो जाता है, सिलेबस भी चेंज हो जाता है, क्योंकि पीयू का एंट्रेंस का कोई सिलेबस गिवन नहीं होता, वो वहां पे बता देते हैं 75 क्वेश्चंस है, मैथ के 40 हैं, कंप्यूटर के इतने हैं। ये मैंने एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे हैं, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं बार बार, कौन से नहीं आए हुए। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको अच्छे से कीजिएगा आप लोग। तो अब हम चलते हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड में। ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। रीजनिंग तो बहुत इजी है, आपको मेन अपना फोकस किस पे करना है, एप्टीट्यूड पे। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ट्रेन्स में से भी क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा कई बार 2 भी आ जाते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और ट्रेन्स को आपने बहुत अच्छे से करना है। जैसे मैंने देखा कि ये सारे प्रीवियस ईयर्स का क्रक्स मैंने यहाँ पे लिखा है रीजनिंग और एप्टीट्यूड में। इसमें आपको कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। रेशियोस हो गया, एवरेजेस हो गया, सीरीज का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। कोडिंग एंड डी कोडिंग का भी 100% क्वेश्चन आता ही आता है। मिसिंग वैल्यूज इन फिगर्स, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। आपको कोई ट्रायंगल्स दे दिया, उसमें कोई मिसिंग पूछ लिया, सर्कल में कोई मिसिंग पूछ लिया, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। एनालॉजी भी हमेशा आता है, जितनी बार भी मैंने देखा है, हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। ब्लड रिलेशन 100 एंड डेफिनेटली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आता है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स कहीं पे आया है, कहीं पे नहीं आया हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी में आया हुआ था इसलिए मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर्स लिखा है। क्लॉक्स 1-2 बार आया हुआ है, कैलेंडर भी 1-2 बार आया हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, लास्ट ईयर नहीं था बट बहुत बार सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आए हुए हैं। बोट एंड स्ट्रीम के भी 4-5 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। परसेंटेजेस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। पाइप्स का क्वेश्चन इतने नहीं आते, लेकिन लास्ट ईयर आया हुआ था और उससे पहले एक बार और किसी एग्जाम में भी आया हुआ था। आई थिंक 2013 में पाइप्स क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सारे मेन क्रक्स है जो आपको अच्छे से करना है, और जहां पे मैंने 100% बोला है वो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से करना है। ये शॉर्ट गेस है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने अपना एनालिसिस किया है। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर। लास्ट ईयर कंप्यूटर वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। वहीं से बच्चों के नंबर डिडक्ट हुए हैं, तो आपको अच्छे से स्कैनिंग में जो क्वेश्चंस निकल रहे हैं तो निकाल लीजिए, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे टॉपिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सी लैंग्वेज में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कई बार आउटपुट दे देते हैं, वो पूछ लेते हैं, या कोड दे देते हैं, आउटपुट पूछ लेते हैं, वाइस वर्सा वो लोग कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में वो पूछ सकते हैं कितने तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो बेसिक्स हो गया। मेमोरी मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी का क्वेश्चन वो हमेशा डालते ही डालते हैं, कैशे मेमोरी हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, किसी भी तरह की मेमोरी के क्वेश्चन वो डालते हैं। मेमोरी को प्लीज अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद मैंने देखा कि फुल फॉर्म भी बहुत बार आए, जैसे HTTPS पूछ लिया, HTTP पूछ लिया, FTP पूछ लिया, WW पूछ लिया। इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा। फुल फॉर्म्स आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। बुलियन अलजेब्रा का 3-4 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, आप उसके लॉज पढ़ के जाना। बुलियन अलजेब्रा वाज वेरी इजी। डेटा रिप्रेजेंटेशन आपने BCA में भी या BSc IT में भी पढ़ा होगा। कन्वर्जेंस पूछ लेते हैं, वो आपको बाइनरी में दे दिया, डेसिमल में पूछ लेंगे, डेसिमल में पूछ लिया, बाइनरी में पूछ लेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए अच्छे से, या गीक्स और गीक्स पे भी आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन लिख सकते हो, वहां से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देख लीजिए OSI मॉडल क्या होता है, TCP कितना होता है, OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, उससे क्या फंक्शंस हैं, और TCP में लेयर से क्या फंक्शन है। बस इससे ज्यादा बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज डिवाइसेस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि CD, जैसे CD वाला हो गया, CD वाले क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस को अच्छे से आपको देखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए, लाइक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो गया, हु इन्वेंटेड C, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, कई बार डेट्स भी पूछ लेते हैं। इस तरह के आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं अच्छे से आपको तैयारी करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चंस, और मेमोरी मैनेजमेंट, और लाइक फादर ऑफ कंप्यूटर, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, आपको इनको अच्छे से करना है। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल MCA एस्पिरेंट्स। आई नो आप अच्छे से करेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जरूर होगा कुछ ना कुछ। अच्छे से तैयारी करी है आपने तो आपको उसका फल भी मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या किसी को PU के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू Instagram, या आप LinkedIn पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।